वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? लगातार डेल्टा एकेडमी की ओर से जो है प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है पॉलिटी की क्लासों के संबंध में। जो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी की क्लास की हैं उसी के संबंध में, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो याद रहेंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें याद किया है पॉलिटी में। तो उसी का अगला क्रम आज पुनः एक हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो भारतीय संविधान से संबंधित है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आज आते हैं। दोस्तों ये टेस्ट नंबर 4 है। आप जो पहले टेस्ट हैं उनको भी ज़रूर देखें, और आज का टेस्ट थोड़ा सा टफ बनाया है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा है। चलिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, और सूचियों के जो नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका उपयोग करते हुए हमें सही उत्तर का चयन करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि हमें टोटालिटी पर ध्यान देना चाहिए। जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से याद करना चाहिए। सूची 1 जो है वो भारत के संविधान के लक्षण से संबंधित है, उसके फीचर से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं सूची 2 की, तो उसमें किस देश से वो फीचर्स लिया गया है, अर्थात उसको ग्रहण किया गया है, किस देश से ये ग्रहित है, इस पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों, पहला मूल अधिकार है, दूसरा शासन की संसदीय प्रणाली है, तीसरा आपात उपबंध है, और डी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर हम इसे ना भी देखें तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकार जो हैं हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली जो भारत में 1935 से स्थापित थी वो यूके का एक पार्ट है जो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। आपात उपबंध की जो स्थिति है, विश्व में सबसे अच्छी इमरजेंसी जो पावर्स हैं या इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं उनकी जो स्थापनाएं हैं वो हमारी जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया है, लीमर नाम के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो ये आर्टिकल, इसका जो आंसर है वो सी है, जिसमें ए का जो संबंध है वो 2 से दिया गया है, बी का जो संबंध है वो 1 से दिया गया है, सी का संबंध जो है यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो आप लोग सही करेंगे। आपात उपबंध जो है वो 4 होना चाहिए था, सी का 4 है, जर्मनी है ना, जर्मनी का जो संविधान है उससे लिया गया है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, संविधान के स्रोत हम लोगों ने पढ़ लिए होंगे, लगभग 10 देशों के संविधान से जो है हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, तो उनसे संबंधित एक क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संविधान सभा के विषय में नहीं है? संविधान सभा के विषय में बात की गई है। आप लोगों को पता होगा कि जो संविधान सभा का गठन है उसके लिए राज्य की विधान सभाओं का उपयोग एक तरीके से निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया है ना। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग जो है एक निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। अतः संविधान सभा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ना कि प्रत्यक्ष। इसमें जनता की जो है सीधी भागीदारी सुनिश्चित नहीं गई थी, बल्कि उस समय की जो राज्य विधान सभाएं थी वो उसके निर्वाचक मंडल के रूप में मानी गई थी। अर्थात जो उस समय पर राज्य विधान सभाओं के जो सदस्य थे उन्होंने जो है इसको चुनने में, संविधान सभा को चुनने में अपना सहयोग दिया था। और यह जो है निर्वाचन प्रारंभिक जो उस समय के स्तर था जिसको हम राज्य विधानमंडल के रूप में जान सकते हैं। अगर आज शासन पद्धति का प्रारंभिक स्तर है तो वो ग्राम पंचायत को मान सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी टाइम में जो है वो राज्य विधानमंडल हुआ करती थी। तो यह निर्वाचन जो है प्रारंभिक स्तर पर जो वयस्क मताधिकार प्रणाली थी उसके आधार पर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब इन बातों को हम आधार लगाकर अपने प्रश्न को कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है संविधान सभा के विषय में नहीं है? सबसे पहली बात करते हैं हम, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ऊपर भी नहीं पूछा गया है, हाँ नहीं पूछा गया कि सभा के विषय में सही है, वो बोल रहे नहीं है। तो ये पहला ही आंसर जो है वो गलत हो जाता है। इसका मतलब ये आंसर में आएगा वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये बात तो नहीं थी, है ना। और तो ये भी आंसर इसका माना जाएगा क्योंकि उसमें अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन था उसको माना गया था।
हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, यह बहुदलीय निकाय थी। तो बिल्कुल नहीं था ये, बल्कि क्या था, राज्य विधानमंडलों का जो निर्वाचक मंडल में सदस्य थे उनके रूप में माना गया था। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है। ये बात सही थी और वो कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो है, और जो तीसरा है उसमें बहुदलीय निकाय था, तो ये भी मान्य है, आप लोगों को पता होगा। 208 सीट जो थी वो कांग्रेस को आई थी और 73 जो थी वो कांग्रेस लीग को आई थी, बाकी कुछ और भी दल थे। तो एक तरीके की जो संविधान सभा थी उसमें बहुदलीय निकाय के रूप में उसने कार्य किया था। तो अगर हम आंसर देखते हैं तो इसमें आंसर ए है, क्योंकि 1 और 2 जो है वो उससे जो है सुमेलित नहीं होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वर्ण सिंह समिति है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसके संबंध में प्रश्न है और बोल रहे हैं कि विचार कीजिए। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह क्या था? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब को अधिक स्वायत्तता, गलत है। भारत के राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, ये भी गलत है। मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता, है ना, मूल अधिकारों की तुलना में जो निदेशक तत्व हैं उनको अग्रता दी गई थी। और नंबर डी जो है प्रशासनिक सुधार के रूप में, तो इसमें प्रशासनिक सुधार भी नहीं है बल्कि मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता दी गई, उनको आगे लाकर खड़ा कराया गया। आप लोगों को पता होगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं जो न्यायालय में परिवर्तनीय हैं, उनको इन्फोर्सेबल किया गया है। लेकिन मूल अधिकार को तभी हम लागू कर सकते हैं जब उस समाज में रहने वाले लोग जो हैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करें। अर्थात मूल अधिकार इस प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो दूसरों की स्वतंत्रताओं का हनन नहीं करती है। अर्थात कोई भी जो स्वतंत्रता है वो असीम नहीं हो सकती है, वो लिमिटलेस नहीं हो सकती, उस पर युक्त निर्बंधन होना चाहिए। इन बात को ध्यान में रखते हुए जो साम्यवादी देश हैं उन्होंने अपने यहाँ पर जो लोग हैं किसी देश के, उनको जो है एक तरीके से जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, मोरल्स हैं, उनको भी जो है इन्फोर्सेबल करा गया है, अर्थात उनको कोर्ट में ले जा कर के खड़ा किया जा सकता है। भारत में इस प्रकार की मूल संविधान में व्यवस्था नहीं थी। इस व्यवस्था को बनाने के लिए जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा एक नीति गठित की गई जिसके अध्यक्ष जो थे सरदार स्वर्ण सिंह थे, और उन्हीं के नाम पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, जिनकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को पारित किया गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो था वो गठन मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को जो है वरीयता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जो है अब तक का सबसे बड़ा संशोधन किया गया, जिसको हम 42वें संविधान संशोधन के रूप में जानते हैं। और इसी क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था इसलिए इसको हम लघु संविधान की जो है वो भी एक संज्ञा देते हैं, उसको नाम देते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जितने भी नीति निर्देशक तत्व थे उन सबको मूल अधिकारों पर एक तरीके से प्राथमिकता प्रदान की गई, और ये 3 नए निदेशक तत्व जो थे उनको शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त जो है 42वें संविधान संशोधन में जो है मूल कर्तव्य प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष था, समाजवादी, अखंडता शब्द, ये सब जोड़े गए थे। राष्ट्रपति का जो मंत्रिपरिषद है उसको सलाह मानने की बाध्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो आर्टिकल 74 और 5 में स्थिति दी गई है उसके अंतर्गत जो है वो बाध्यता के रूप में होना चाहिए। संसद जो है और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसको निर्धारित किया गया 6 वर्ष का। इस टाइप की जो है 42वें संविधान संशोधन में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार किया गया था। तो इसमें सी वाला जो आंसर है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है। मूल अधिकारों की तुलना में जो है निदेशक तत्वों की अग्रता यानी कि उनको वरीयता दी गई। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के ने जो है जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सी थी? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग, है ना,
पंजाब स्टेट के संबंध में एक आया था। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम है, बहुत फेमस रहा है। दहेज प्रतिषेध विधेयक, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी टफ सा क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रपति ने जो है अगर हम बात करते हैं पेप्सू विनियोग विधेयक और जो ये हमारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक है, इसके मामले में अपने जो उसकी एब्सोल्यूट वीटो है ना, निषेधाधिकार जो है उसका प्रयोग किया था। पेप्सू मामले में राष्ट्रपति ने जो है अपने जो एब्सोल्यूट वीटो है उसका प्रयोग किया था, और भारतीय डाकघर के मामले में जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इस आधार पर हम इस आंसर को जो है सी के रूप में मान सकते हैं, पॉकेट वीटो। उसने अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग जो है किस रूप में किया था, तो इसको देखेंगे आप लोग, है आंसर नंबर सी है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे 53 की। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। कब नहीं होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। कब? ऑप्शन में दे रखा है। वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह काम चलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो तो उसके बारे में। तो इसमें आपको पता होगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है, 54, उसमें क्या है, निर्वाचन की बात की गई है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसमें राज्य विधानमंडल के जो उच्च सदन हैं अर्थात विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसके निर्वाचक मंडल का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल में जो उच्च सदन है अगर उसका सदस्य मुख्यमंत्री होगा तो वो उसको वोट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये सभी राज्यों में जो है नहीं बनाई गई है उच्च सदन, कुछ राज्यों में है। अब हम अगली बात करते हैं, इसमें आंसर सी था। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो IAS है और भारतीय पुलिस सेवा उसको समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों पर जब विचार करने के लिए अगर हम बात करते हैं, एक आयोग आया था जिसका नाम था राजमन्नार आयोग, है ना, जो 70 या 69 शायद 1969 में, है ना, 1969 में जो है ये आया था, और इसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है ये गठित किया गया था। आयोग के जो अध्यक्ष थे उस समय वो PV राजमन्नार थे, और इसके 2 सदस्य और थे। 1971 में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और उस पर राजमन्नार आयोग ने जो है संघ और राज्य संबंध जो थे उसमें उस समय की जो योजना आयोग थी उसकी भूमिका को जो है नकारने के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा जो है जो राज्यों में नियुक्त किए जाने वाले जो IAS थे और जो IPS थे उनको समाप्त किए जाने की सिफारिश की थी। तो हमारा तो आंसर यहीं पता लग जाता है, राजमन्नार आयोग से संबंधित, है ना। और बात करें अगर हम जैसे ये काका कालेलकर आयोग है जो 1953 में आया था, तो इसमें जो भारतीय समाज है उनके पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आया था, ठीक है। और ये प्रक्रिया बहुत बाद तक चलती रही। जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको आजकल एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया है। अगर हम BG खरे आयोग की बात करते हैं तो 1955 में आया था। उस समय पर राष्ट्रपति ने जो है ये नियुक्त करके बताया था कि भाई जो राजभाषा आयोग है वो क्या है, उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो इस तरीके से ये है, तो इसमें हम आंसर डी देखेंगे, राजमन्नार। अब हम बात करते हैं बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो बजट के संबंध में बात की गई है ना। एक मिनट, अगर हम बजट पर बात करते हैं तो बजट के निर्माण में पहला रखा गया है कि निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। तो संसद ही तो बजट बनाती है, तो बहुत आंसर एकदम इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ, है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों संविधान के निर्वाचन के लिए जो है एक परिसंघीय जो उच्चतम न्यायालय था, है ना, उसकी स्थापना की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रभावित है या उससे ली गई है। यह मूल अधिकार जो मूल अमेरिका का संविधान था उसका अंग नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था, है ना, एक कोई वाद था।
अब हम अपने क्वेश्चन पर, एक ही नागरिकता की बात की गई है, संविधान की तीनों सूचियों या संविधान की द्वैधता की बात की, न्यायपालिका की द्वैधता की बात की गई है, या संविधान के निर्वचन के लिए जो है उसकी व्याख्या के लिए, निर्वचन का मतलब यहाँ पर व्याख्या है, तो संविधान की व्याख्या के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना। तो भारत में फेडरल कोर्ट जो है, या जो प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड की, उसके आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट में ही इस प्रकार का अधिकार है, उसका राइट्स है, जो संविधान के निर्वचन के लिए जो है ज़रूरी है, अर्थात वो समय समय पर संविधान की व्याख्या को जो है स्थापित करते रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता जो है वो आ जाती है, ऐसा कौन से टॉपिक है? तो इसमें केंद्र राज्यों के बीच अगर विवाद होगा, राज्यों के परस्पर विवाद होंगे, या मूल अधिकारों का संरक्षण की बात की गई है, संविधान के उल्लंघन में संरक्षण की बात की गई है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक ए है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच की बात है, और दूसरा जो टॉपिक बी है जिसमें राज्यों के परस्पर विवाद है, उसकी अधिकारिता जो है केवल उच्चतम न्यायालय में निहित है ना, दो राज्यों के बीच में या राज्यों के बीच में, ठीक है। तो ये जो बात है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है वो निहित है। जबकि मूल अधिकारों का जो संरक्षण है उसमें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मूल अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है, रिट जारी करने की आज़ादी दी गई है, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उनके द्वारा रिट जारी की जाती है। तो इस रूप में जो है विकल्प सी सही है, मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। दोस्तों उम्मीद है कि ये जो प्रैक्टिस है आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही होगी, और आपका जो आने वाला पेपर है उसमें ये दिन रात एक तरक्की कर रही होगी। दोस्तों इन क्वेश्चनों को बार बार ज़रूर लगाएं, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपको टॉपिक जो है वो बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो बार बार प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएँ, है ना। तब तक जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप सफलता के नज़दीक जा रहे होंगे, और आप देख भी रहे होंगे कि आपको जो है सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार पुनः एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।